देखिए, आज हम लोग पढ़ लेंगे बहुत जल्दी जल्दी में, चूंकि देखिए हम 1782 का युद्ध पढ़ चुके हैं। 1782 में हैदर अली की क्या हो गई, हार हो गई। और 1782 में नया नवाब मैसूर का कौन बन गया, टीपू सुल्तान। कौन बन गया, टीपू सुल्तान। अब आ गया था कौन सा शासक, टीपू सुल्तान। और यह युद्ध नहीं चाहता था, ठीक है ना, यह मैसूर को बढ़ाना चाहता था। इसके युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति बहुत थोड़ी सी थी, है ना, चूंकि अभी देख रहा था कि युद्ध में बहुत ज्यादा परेशानियां हुई थी, काफी सेना भी मारे गए थे, है कि नहीं। अभी मैसूर युद्ध लड़ने की स्थिति में अंग्रेजों से नहीं है कि नहीं। इस बात को किसने समझा, टीपू सुल्तान ने। और किसी तरह से 2 साल युद्ध को टालने का प्रयास किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद अब टीपू सुल्तान क्या चाह रहा था कि हम अपने मैसूर का विकास करें, हम अपने मैसूर का विकास करें, कुछ आधुनिक हथियार बनाएं, है ना, सेना को यूरोपीय माध्यम से प्रशिक्षित करवाए। उधर अंग्रेजों की हालत क्या थी, तो अंग्रेज जो थे उनको 1783 ईस्वी में आयरकुट की मृत्यु हो गई। जो आयरकुट दूसरा मैसूर का युद्ध लड़ रहा था उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। और हैदर अली एक तरह से कह सकते हैं कि उसी युद्ध का शिकार हुआ था, और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ इस आधार पर कि वहां पर एक संधि हुई, जिस संधि को हम लोग क्या कहते हैं, मंगलौर की संधि। कौन सी संधि कहते हैं, मंगलौर की संधि। और मंगलौर की संधि में क्या कहा गया कि भैया पूर्ववत स्थिति रहेगी, जो जिसका है वही स्थिति में रहेगा। बात समझ में आ गई है। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, हम अलग से इस पर क्लास और बनाएंगे, लेकिन चूंकि हमें अभी जितना जल्दी हो सके 1857 की क्रांति में प्रवेश करना है, इसलिए अंग्रेज कैसे भारत आए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में इसी चीज को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज भारत पर आक्रमण किए और पूरे देश को अपना गुलाम बना लिए। ये बातों को समझाना था, जिसमें हम आज पहुंचे हैं 1782 के बाद की कहानी अब शुरू करते हैं। क्या जी, आप लोग हैं? जोरदार आवाज कीजिए तो एक बार, हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इसके लिए, है ना। तो इधर हैदर अली की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया, उधर किसकी मृत्यु हो गई अंग्रेजों की तरफ से, दोनों अभी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। बात समझ में आ गई ना। टीपू सुल्तान क्या था भैया, इसमें आपके अभी हमने पढ़ाया है, और हम बताने की कोशिश कर सकते हैं कि यह हैदर अली की तरह कूटनीतिज्ञ नहीं था, यह हैदर अली की तरह कूटनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन यह क्या था, दूरदर्शी था। यह दूरदर्शी था। दूरदर्शी का मतलब कि दूर की बातों को सोचता था कि आगे क्या होगा, कैसे हम अपनी सेना का विकास इस तरह से करें आधुनिक हथियार के साथ कि अंग्रेजों से मेरी सेना भिड़ पाए और हम इस युद्ध को जीत पाए। इस तरह के विचारधारा थी, दूरदर्शी सोच का यह व्यक्ति था। लेकिन कहें तो कूटनीतिज्ञ के मामले में यह कमजोर था। क्या, लेकिन हैदर अली क्या था, कूटनीति जानता था। जैसे ही अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को मिलाया था, लेकिन हैदर अली उसको क्या किया था, तोड़ दिया था। लेकिन इस तरह की बात इसमें नहीं थी। यह अपने पड़ोसियों को तोड़ना नहीं जानता था, यह कूटनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन हाँ सोच इसकी दूरदर्शी जरूर थी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर इस बात को समझिए कि टीपू सुल्तान जो था यह नहीं चाहता था कि अभी हम युद्ध लड़ें, लेकिन हाँ एक बार यह इसने सोचा, और इसकी सोच की भारतीयों को समझना चाहिए कि इसकी सोच क्या थी। इसकी सोच यही थी, आप देखिए टीपू सुल्तान क्या सोचता था, यह सोचता था कि भारत में कुछ ना कुछ है, तभी तो यूरोप के देश व्यापार करना चाहते हैं भारत से। क्या जी, आखिर भारत में कभी पुर्तगालियों का व्यापार हो रहा है, कभी फ्रांसीसियों का व्यापार हो रहा है, कभी डच आकर के व्यापार कर रहे हैं, कभी जो है से अंग्रेज आकर के व्यापार कर रहे हैं, कभी डेनिसों का व्यापार हो रहा है। तो भारत में है, भारत व्यापार करने वाला जगह है, तो क्यों ना
यह व्यापार को मैं खुद करूं और अपने इस भारत के जितने भी मैंने माल वगैरह, जिसको हम लोग काली मिर्च वगैरह जो कह सकते हैं, ये सबका व्यापार हम क्यों नहीं करें, और विदेश जाकर के अगर मेरा यहाँ का चीज बिकेगा तो भारत सुखी और समृद्ध होगा, मैसूर आगे बढ़ेगा। यह कौन सोचता था? टीपू सुल्तान। आगे समझ में? तो इसने यही बात किया कि क्यों ना अपने अपने देश से व्यापार शुरू किया जाए। इसने क्या सोचा? क्यों ना अपने देश से, क्यों ना अपने देश से व्यापार शुरू किया जाए, देश से व्यापार शुरू किया जाए, व्यापार शुरू किया जाए। और कब यह बात सोचा? उस समय जिस समय भारत के प्रत्येक राजा अंग्रेजों के दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए, है कि नहीं, अपने राज्य को बचाने के लिए, सिर्फ अपने राज्य पर शासन करने के लिए, अपने छोटे छोटे जगहों को बचाने के लिए अंग्रेजों से जहां सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहे थे, वही पहला एक व्यक्ति था जिसने मैसूर को समृद्ध करने के लिए, अपने भारत को समृद्ध करने के लिए व्यापार करने की बात सोच रहा था। यह टीपू सुल्तान था। यह कौन व्यक्ति था? टीपू सुल्तान। और इसने क्या किया? विदेशी व्यापार शुरू कर दिया। इसने क्या किया? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार शुरू करने के पीछे कुछ कारण और थे। यह चाहता था कि यूरोप की जो सेना है, यूरोपीय देशों की जो सेना है, वह आधुनिक हथियार के साथ बड़ी कुशलता से अपने दुश्मनों से लड़ता है कि नहीं? अगर हम इसका ट्रेनिंग ले लें, या हमारे जो लोग हैं वो ट्रेनिंग ले लें, तो वो भी अपने आधुनिक, है ना, आधुनिक हथियार से अपनी सेना को, है ना, शक्ति भर सकते हैं और आधुनिक तरीके से अपने सेना को प्रशिक्षित किया जा सकता है। विदेश से व्यापार करने के लिए एक नीति ये ही थी, है कि नहीं? क्योंकि विदेश से व्यापार होगा, इसी बहाने जाएंगे और जाने के बाद वहां कुशल नेतृत्व में, है कि नहीं, अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, वहां से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के वह फ्रांसीसियों से काफी प्रभावित रहा है। बात समझ में आ गई ना? और इसके लिए वह क्या है? फ्रांसीसियों के संपर्क में रहा है। इसीलिए मैंने ये बात लिखा गया या कहा गया कि स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने लगाया? वृक्ष। स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया। खाली टीपू सुल्तान बोलता है, क्या लगाया? स्वतंत्रता का एक वृक्ष। स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब यह है कि अगर हम आधुनिक तरीके से एक तो व्यापार शुरू करेंगे तो अपने भारत का समृद्धि होगी, पैसा भारत में आएगा, और भारत में जब आएगा तो भारत समृद्ध होगा, मैसूर समृद्ध होगा, दक्षिणी प्रदेश समृद्ध होंगे। यह बात की सोच थी पहली। क्योंकि यहाँ का पैसा कौन ले जा रहे थे? मार्केट का पैसा कौन ले जा रहे थे? व्यापार का पैसा कौन ले जा रहे थे? कभी पुर्तगाली, कभी डच, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज, है कि नहीं? और वह पैसे को इकट्ठा करने में कौन सोच रहा था? टीपू सुल्तान। तो पहली बार जहां एक तरफ राजा, सभी राजा अपनी सत्ता को बचाने के चक्कर में थे, वहीं यह दूसरे जगह यानी कि विदेशों में व्यापार करने की बात सोच रहा था। मैंने एकदम ठीक उल्टा उन लोगों का, है कि नहीं? यह एक बड़ी बड़ी सोच थी, एक बहुत बड़ी सोच थी। इसीलिए टीपू सुल्तान के बारे में अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता की एक वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति था ये। बस समझ आ गई ना? और यह किससे सबसे ज्यादा प्रभावित था? फ्रांस से, फ्रांसीसियों से। फ्रांस से यह प्रभावित था क्योंकि वह फ्रांस को देखता था, फ्रांसीसियों को देखता था, तो बड़े कुशल ढंग से व्यापार भी करते थे, कुशल ढंग से नेतृत्व भी करते थे, कुशलता से, है कि नहीं, हर मैंने सेना को भी प्रशिक्षित करते थे, है कि नहीं, अपनी ताकत को भी बढ़ाते थे। इस चीज से वह क्या था? बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए कहा कि हम शासक नहीं हैं, इसीलिए मैं क्या हूं? नागरिक टीपू हूं। उसने क्या कहा था? इसने कहा था क्या कहा था कि मैं नागरिक टीपू हूं, मैं नागरिक टीपू हूं। आ गया समझ में? ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हमने पढ़ाया। समझ में आ रही है बात? और टीपू सुल्तान ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने राज्य का बदलाव बहुत ज्यादा किया था। इस पर एक अलग से क्लास बना देंगे, ठीक है ना? एक अलग से, चूंकि अभी तो हम भैया पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों के दमनकारी नीति के कारण पूरे भारत पर कैसे ये सत्ता में आ गए, इसकी कहानी हम लोग पढ़ा रहे हैं,
है ना। अभी टीपू सुल्तान नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसी के बारे में बहुत ज्यादा हम बात करें अभी, लेकिन टीपू सुल्तान मस्त एकदम है, सैल्यूट करने का मन करता है टीपू सुल्तान को, है कि नहीं। और इसने कहा था कि मैं क्या हूं, एक नागरिक टीपू हूं। क्या हूं, एक नागरिक टीपू हूं। इस बात को समझ में आ गया। और अपने राज्य में काफी बदलाव किया। अपने राज्य में क्या किया, अपने राज्य में काफी ज्यादा बदलाव किया, ज्यादा बदलाव किया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए, चूंकि ये फ्रांसीसियों से, और ये सीखा कहां था, फ्रांस में जाकर के फ्रांस के लोगों से मिल करके, यूरोपीय लोगों से मिल करके, यूरोप में भी तो परिवर्तन हो रहा था ना, यूरोपीय महादेश में परिवर्तन हो रहा था ना, और उसी का नकल यहाँ कर रहा था वो। तो यहाँ के भी राज्य उसके अनुसार क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। क्लियर हो गया। तो बदलना जरूरी था। देखिए इसने क्या किया था, क्योंकि फ्रांस से यह प्रभावित था ज्यादा, और फ्रांस में, है ना, फ्रांस में जैकोबिन का एक दल है, एक गुट है, जो एक क्लब चलाता है, और उस क्लब का ही नाम है जैकोबिन क्लब। क्या नाम है उसका, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब को भी ज्वाइन किया था, जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया था कौन, टीपू सुल्तान ने। वहां पे फ्रांस के वैसे लोग आते थे जो उस गुट में थे, और वह हमेशा फ्रांस की बढ़ोतरी की बात करते थे, यूरोपीय देश को आगे बढ़ाने की सोचते थे, और यही सोच टीपू सुल्तान अपने में ले रहा था। तो जैकोबिन क्लब को क्या किया था, ये ज्वाइन किया था। क्या किया था, ये ज्वाइन किया था। किसने, टीपू सुल्तान ने। यह क्लब किसका था, फ्रांसीसियों का क्लब था। एक तरह से कह सकते हैं कि जैकोबियन वर्ग है उसका गुट था। तो नहीं होता है कि भैया, जैसे कैसे दिल्ली में बिहारियों का एक गुट है और उसने नाम दे दिया बिहारी क्लब, तो उसमें जितने भी बिहार के लोग हैं उस क्लब में जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ मनोरंजन करेंगे, है ना, या कुछ प्रोग्रेस की बात होगी, है कि नहीं। तो उसी तरह से फ्रांसीसियों का जो क्लब था, जैकोबिन क्लब था, उसमें ज्वाइन किया हुआ था और अच्छी अच्छी बातें सीखता था। देश का विकास कैसे हो इसके बारे में जब वो सोचते थे, यही सोच यह भी लाता था, है ना, और अपने मैसूर में क्या करता था, लागू करता था। इसीलिए तो अपने राज्य में काफी ज्यादा बदलाव कर रहा था, है कि नहीं। जैसे हमने बदलाव किया, हम क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, है कि नहीं। आप सभी लोगों को वही शिक्षा दे रहे हैं जो शिक्षा लेने के लिए लोग पटना और दिल्ली जा रहे हैं, है कि नहीं। भैया आप कहीं मत जाइए, आप यही रहिए, आपको वही चीज करेंगे, वही एनर्जी से पढ़ाएंगे, वही ताकत से पढ़ाएंगे। एक एक चीज का हम क्या करेंगे, शोध करेंगे, कैसे बताना है उसका रिसर्च करेंगे, बिट्टू रिसर्च सेंटर बनाएंगे, है कि नहीं। इतना अच्छा लगा आप लोगों को बतिया, है ना। आपके दिमाग में कड़ा से कड़ा बात को जितना आसानी से समा देना है, इसका रिसर्च करना जरूरी है कि नहीं है। सीधा बढ़ जाइए, पहले से लग रहा है ना कि मछली उछली मार उड़ के आया है, एक आध बार थक गए हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत मतलब फसल उछल काटे हैं। हम जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, कल एसएसटी की भी एग्जाम है। खैर एग्जाम चलते रहेगा, हर याद रखिए, घड़ी कभी थका है, कहे 24 घंटा चलता है ना। खूब आराम कीजिएगा तो जिंदगी 90 वर्ष की हो जाएगी, बस खत्म। जितना जिसका साल है उतना में खत्म होना है, तो आराम आराम है। आ गया समझ में, सीधा बैठिए, है कि नहीं। मन लग रहा है, ऐसे मन लग रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैकोबिन क्लब को इसने क्या किया, ज्वाइन किया था। क्लियर हो गया। और उसका ही मेंबर बना था कौन, टीपू सुल्तान। यहां तक के बात समझ में आ गया। यह नेपोलियन के भी संपर्क में था। सोच लीजिए किसके संपर्क में था टीपू सुल्तान, नेपोलियन। कैसे जीतता है अंग्रेज, आखिर कौन सा इसके पास क्या है कि अंग्रेज सब जगह हावी है। पूछता था, नेपोलियन से बात होती थी, है कि नहीं। नेपोलियन के संपर्क में था तो उससे भी बात विचार, है ना, करता था। आदमी को हमेशा अपने से ऊंचे लोगों के साथ रहना चाहिए, काफी कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। समझ में आ रही है बात ना। अच्छा, ये एक चीज, आप अगर अरबपति आदमी से दोस्ती करेंगे तब ना आपको कुछ पैसा कमाने की विधि बताएगा, और आप अगर चोर से दोस्ती करेंगे तो बेचारा कहां से
संपत्ति बढ़ाने की बात करेगा, तो चोरी करने की बात सिखाएगा। हालांकि चोरियों करने से संपत्ति बढ़ती है कि नहीं? लेकिन मनी भैया हमको कहने का मतलब है कि जैसे संगत में रहिएगा गुण उसी के आप में जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये जब नेपोलियन के साथ रहेगा तो उसके विचारधारा को न देखेगा। ये कौन कौन? टीपू सुल्तान। तो ये नेपोलियन के भी संपर्क में था, तुर्की के भी संपर्क में था, वहां के भी कुछ गतिविधि को जान सकता था, और विदेश में बहुत सारे लोगों के संपर्क में था। टीपू सुल्तान अगर आप संपर्क में हैं तब ना आप वहां से कुछ ना कुछ लाइएगा। बोलिए, अगर मान के चलिए कि मेरा संपर्क बहुत बढ़िया रहेगा तब ना हम आपको नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई आधुनिक है ना पढ़ाई लिखाई के संबंध में जो भी बातें होंगी उसको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है कि नहीं? दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए सोचना होगा। और यही काम कर रहा था कौन? टीपू सुल्तान। यहां तक की बात समझ में आ गई? जब यह इतना काम करेगा तो अंग्रेज के अच्छा लगेगा कि खराब? ना, सीधा बढ़ जाइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब टीपू सुल्तान इतना अच्छा काम कर रहा था तो क्या इस अच्छे काम से अंग्रेज खुश रहेंगे कि नाराज? स्वाभाविक है कि नाराज रहेंगे। बहुत फरफरा रहा है टीपू। अंग्रेज क्या बोल रहे थे कि बहुत ही उड़ रहा है, इसको अब कब्जा किया जाए, इसको धरती पर लाया जाए। ये बहुत नेपोलियन और तुर्की और फ्रांस में घूम रहा है, ये बहुत गतिविधि में तेज बन रहा है, ये बहुत सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित कर रहा है। अंग्रेजों को कतई अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि ये जितना भी काम हो रहा है कल के डेट में हानि मुझे ही होने वाला है। यह बात किनको पता हो गया? अंग्रेज। समझे कि नहीं? अब आंख का कांटा आप तभी भी बन सकते हैं जब आप अच्छे काम कर रहे हैं। किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत भाड़ा पर नहीं है। अगर आपको दुश्मन लेना है, दुश्मन खरीदना है, तो आप अच्छा काम शुरू कर दीजिए, दुश्मन अपने आप पनपना शुरू हो जाएगा। आगे समझ में ना? बिट्टू सर किसी को गाली दिया है क्या? बिट्टू सर किसी को गाली दिया है? वीडियो देखने वाले गाली दिया है कभी आपको? किसी को गाली दिया है क्या? अच्छी ही बात से बेचारा पढ़ाता है, अच्छी ही बात का न जानकारी देता है। सबको अच्छा लगेंगे क्या? सबको अच्छा लगेंगे क्या? सबको अच्छा लगेगा? एक साधारण सा लड़का आज पूरे बिहार में, पूरे भारत के टीचर के बीच में अपनी एक अलग सी छवि बनाने के लिए बेकाबू हो रहा है। बिट्टू सर को रोकना होगा। बिट्टू सर को क्या करना होगा? रोकना होगा। साजिश रची जा रही है। अपने आप दुश्मन बढ़ रहे हैं, अपने आप दुश्मन बढ़ रहे हैं। अरे दुश्मनी करने वाले लोग, जरा बताना मेरा कौन सा काम आपको खराब लगता है? पढ़ाते ही तो हैं, बच्चे ही तो बनाते हैं। और याद रखिए, विरोध आपका जायज है, क्योंकि सबको अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। अब ध्यान दीजिए जरा सा, यहां तक की बात अगर आप समझ लिए, उसी तरह से अंग्रेज को अच्छा अब नहीं लगा। इतने सारे कामों से अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की यह हरकत पसंद नहीं आ रही थी। आ गया समझ में? और पसंद जब नहीं आएगी तो गड़बड़ होगा ना? है कि नहीं? और यकीन कीजिए 1790 तक लड़ाई नहीं, 1790 तक में टीपू सुल्तान अपने मैसूर को आगे बढ़ा रहा था, व्यापार कर रहा था, है ना? सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित कर रहा था, आधुनिक हथियार खरीद रहा था। टीपू सुल्तान अब अपने मैसूर को
बहुत अच्छे तरीकों से बदलाव कर रहा था। आ गया समझ में? फ्रांसीसी इसमें काफी ज्यादा इनकी मदद कर रहे थे और फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसियों को मदद करना अंग्रेजों को अच्छा नहीं लग रहा। क्लियर हो गए? अंग्रेज बेचैन थे कि अब टीपू सुल्तान को न रोके तो आने वाले समय में टीपू सुल्तान हमको रोक देगा, इसलिए टीपू सुल्तान को गिराना होगा। 1790 तक अंग्रेज शांत रहे, लड़ने के लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढते रहे। समझे कि नहीं? और स्थिति यह समझ लीजिए कि तब तक 1790 तक टीपू सुल्तान ने तब तक क्या किया था, इधर तो ये सब करवे किया, तब तक ये क्या किया कि सेना को एडवांस कर दिया, सेना को आधुनिक प्रशिक्षण करवाया। क्या करवाया? आधुनिक प्रशिक्षण। आ रहा समझ में? किस माध्यम से? यूरोपीय माध्यम से। किस माध्यम से? यूरोपीय माध्यम से। क्लियर हो गया? और ये क्या कर रहा था? तो बंदूक और हथियार खरीद रहा था, शस्त्रों का आधुनिक प्रशिक्षण दे रहा था। किससे? यूरोपीय माध्यम से। आ गया समझ में? सारे चीजों को क्या कर रहा था? सभी चीजों में है ना आधुनिकता ला रहा था। क्या ला रहा था? ये आधुनिकता ला रहा था टीपू सुल्तान। आधुनिकता ला रहा था कौन? टीपू। आ गया समझ में? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? अब देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स तो चला गया था, है कि नहीं? अब आया था नया गवर्नर जनरल जिसका नाम था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। आ गया समझ में? कॉर्नवालिस को इसलिए भेजा गया था, आपको मैं बता दूं कि भैया आप युद्ध मत करना, युद्ध से नुकसान होता है। अंग्रेजों ने समझाई, समझे कि नहीं? कूटनीति का इस्तेमाल करो, युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध में नाश ज्यादा हो रहा है। हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसे खर्च युद्ध में ज्यादा हो रहे हैं, सेनाओं के बीच में ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम आपको भेज रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए, है ना, कूटनीतिक तरीकों से आप भारत पर धीरे धीरे कब्जा करें। समझ में आ रही है बात? 1784 ईस्वी में एक एक्ट लाया, इधर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा उसको हम इधर बता दें। 1784 में एक एक्ट आया, आगे समझ में? नियम आया, नया नियम, एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम था पिक्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिक्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत कौन आए थे? कॉर्नवालिस। कौन आए थे? कॉर्नवालिस। और इनको एकदम स्पष्ट निर्णय था, समझे कि नहीं, कि युद्ध नहीं करना है और युद्ध न करते हुए भारत के अन्य हिस्सों पर धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू करना है। आ गया समझ में? लेकिन स्थिति क्या है, कॉर्नवालिस कहा कि युद्ध हमरे रोक देंगे आप। ठीक है, जो कहना से कहिए, हमको जो करना होगा से हमको ना करना है। भारत में अब क्या होगा नहीं होगा ये हम समझेंगे। आ गया समझ में ना? अब हमको समझना है, हम समझेंगे। टीपू सुल्तान जो है से इतना इतना काम करेगा, हम शांति से बैठेंगे तो हमको शांति से रहने देगा? बोलिए, शांति से रहने देगा नहीं। हम चुप रहेंगे तो भी अच्छा बात नहीं है। आ गया समझ में? अब देख लीजिए क्या होता है। इन सारी चीजों से अंग्रेजों को यह बातें जब पसंद नहीं आया तो अंग्रेजों ने युद्ध की एक नीति बनाई। अंग्रेजों ने क्या बनाई? युद्ध की एक नीति बनाई। अंग्रेजों ने युद्ध की नीति बनाई। क्या बनाई? युद्ध की नीति।
युद्ध की नीति बना। और अब देख लीजिए, जहां एक तरफ मंगलौर की संधि होने के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शांत हुआ, वही टीपू सुल्तान के इस कारनामे से, टीपू सुल्तान के इतने परिवर्तन से अंग्रेजों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और अब शुरू हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध पार्ट 3। यानी कि अब मैसूर तीसरा युद्ध लड़ने को तैयार। समझ में आ रही है बात? अब कैवा युद्ध होगा मैसूर का? तैयार हैं आप लोग? तो सीधा पड़ जाइए, शस्त्र निकालिए, अस्त्र शस्त्र से तैयार होइए, घोड़ा सजाइए, तिलक लगाइए, सब सेना को ठीक कीजिए, क्योंकि अब अंग्रेजों से लड़ाई आपकी होना तय है। पहले सीधा बढ़ जाइए, एकदम A to Z बच्चे, जितना जिसका भगवान भुजा दिया है सब खोल खाल करके एकदम बैठ जाइए बढ़िया से। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, अब आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरी की तैयारी अंग्रेजों ने कर दिया। समझ में आ गई कि नहीं बात आ गई? सबसे पहले मिलाएंगे हम किसको? मराठा को। अंग्रेजों ने सोचा किसको मिलाना है? मराठा को। फिर किसको मिलाएंगे? निजाम को, क्योंकि निजाम तो बिना पेंदी का लोटा है। समझे कि नहीं? बिना पागल गई मारे सको जूता खोल, है कि नहीं? और अंग्रेज एक साइड में। अब बेचारे टीपू को तो तोड़ना आता नहीं था। होता अगर हैदर अली, अंग्रेज मिला लेता। अंग्रेजों ने किसको मिलाया? पहले मराठा को, फिर किसको मिलाया? निजाम को, और फिर अपने हो गया। कितना आदमी मिल गया? 3। ये तीनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। नक्शा जरा सा देख ले। ये है आपका मराठा, ये है आपका निजाम, यहाँ है बंगाल, और यहाँ पर है मैसूर, और यहाँ है त्रावणकोर। आ गया समझ में? इधर है कर्नाटक का प्रदेश है। आ गया समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने मराठा, निजाम और अंग्रेज, इन तीनों से संपर्क किया। चूंकि मराठा और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था सालबाई की संधि। कौन सा संधि नाम था इसका? सालबाई की संधि। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि का नाम था सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के अनुसार, सालबाई की संधि के अनुसार मराठा किनको साथ दे रहे थे? अंग्रेजों को। आ गया समझ में? तो यानी कि एक तरफ कौन हो गया? मराठा, दूसरी तरफ कौन हो गया? निजाम, और एक खुद हो गया अंग्रेज। क्यों लड़ना चाहते थे? कारण समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? कारण समझ में तो जब आपको आ गया, लेकिन टीपू सुल्तान पहले ही मैंने बताया कि कूटनीतिज्ञ। सोचिए, क्या यह कूटनीतिज्ञ था? हैदर अली होता तो तोड़ देता, लेकिन हैदर अली तो है ना। बोलिए, उसका बेटा है टीपू सुल्तान, है कि नहीं? इस बात की जानकारी टीपू सुल्तान को हो गई कि तीनों मिलकर के हम पर हमला करेंगे। तीनों मिलकर के हम पर क्या करेंगे? हमला करेंगे। हमको प्रयास है हटाने का। और यह युद्ध कब हुआ है? 1790 से 1792 तक चला है। यानी कि 92 में जाकर के जो संधि हुई है, उसके अनुसार तीसरा युद्ध समाप्त हुआ है। अब इस बात को और बढ़िया से समझ लीजिए। और कर्नवालिस के दिमाग में क्या चल रहा था? कर्नवालिस के दिमाग में चल रहा था कि पूरा भारत पर कब्जा करेंगे। पहले मैसूर को शांत करेंगे, उसके बाद मराठा को निगल जाएंगे, निजाम को निगल जाएंगे, सब जगह हमरे रहेगा। पहले मिलाया है। कर्नवालिस मुस्कुराता है, मिलाता है कि नहीं? पहले इन लोगों की मिला करके लड़ाई लड़ करके मैसूर कब्जा करेंगे, और मैसूर के बाद निजाम को निगल जाएंगे, उसके बाद मराठा को निगल जाएंगे, सबको समाप्त करेंगे। आ गया समझ में? मजा नहीं आ रहा? आया समझ में? क्लियर हो गए?
अब यहां पर इस मैटर को समझे, मराठा निजाम और अंग्रेज अब एक साथ हो गए। कर्नवालिस की क्या सोच है आपको समझ में आ गई? पैर मोड़िए, पैर मोड़िए, मार देगा, पैर ऊपर काट टूट देगा कोई आगा तो अंग्रेज लड़ने चले हैं, पैर पसार दिया है, घोड़ा उड़ा टप उग गया तो समझ में आ गया। क्लियर हो गया? अंग्रेजों का कर्नवालिस की नीति यही थी कि किसी तरह से पूरे भारत पर कब्जा कैसे करें, पूरे भारत पर कब्जा कैसे करें। आ गया समझ में? अब देखिए, टीपू सुल्तान को खबर हो जाती है, टीपू सुल्तान को क्या हो जाती है? खबर। आप देखता है नताओ ये हमला कर देता है त्रावणकोर पर। ये हमला किस पर कर देता है? त्रावणकोर पर। क्यों हमला करता है इसका भी रीजन समझिए। क्योंकि त्रावणकोर ऐसे भी जान लीजिए कि यह अंग्रेजों का साथी था। त्रावणकोर अब नाम आ गया समझ में, क्यों इसको रखे थे से इसको नाम हम क्यों रखे थे, ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया कि यह जो त्रावणकोर था, त्रावणकोर पर किसने हमला कर दिया? टीपू सुल्तान ने। इस पर क्या कर दिया? टीपू सुल्तान। इस पर हमला करने के पीछे कारण क्या था? जबकि यहां तो लड़ाई लड़ना था इन तीनों से। इसको समझना होगा ना, तो समझिएगा यार। देखिए, त्रावणकोर के बगल में है कोचिन। क्या है? कोचिन। और कोचिन में है दो टापू। कोचिन में क्या है? दो टापू, दो द्वीप है। कोचिन में है दो द्वीप। आ रहा है समझ में? त्रावणकोर के ठीक बगल में क्या है? कोचिन। और कोचिन में क्या है? दो द्वीप है। क्या है? दो द्वीप है। बात समझ में आ गई ना? और उसको खरीद रहा है ये। इन दोनों द्वीपों को खरीदने का काम कौन कर रहा है? त्रावणकोर का शासक। उन दोनों द्वीपों को खरीदने का प्रयास कौन कर रहा है? आ गया समझ में? और टीपू सुल्तान कहता है कि यह कोचिन का जो भाग है, जहां ये दो द्वीप है, वह उस पर कब्जा किसका है? मेरा। वह कब्जा किसका है? मेरा। तो मेरा जब कब्जा है तो इसको खरीदने वाले तुम कौन हो? इसको खरीदने वाले तुम कौन हो? आ गया समझ में? इसको खरीदने वाले तुम कौन हो? और इसी बात को लेकर के टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये कोचिन है। कोचिन के कितने द्वीप हैं? दो द्वीप हैं। इन दोनों द्वीपों को खरीद रहा है। और टीपू सुल्तान को लग रहा था, फैन चालू कर दीजिए। टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान को लग रहा है कि यह मेरे कब्जे में है और मेरा कब्जा किया हुआ चीज पर त्रावणकोर की निगाहें हैं, तो यह गलत हुआ है। हमला बोल दिया त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान। आ गया समझ में? ये तो तत्कालिक कारण थे। युद्ध लड़ने के एक और अंग्रेजों का बहाना मिल गया कि चूंकि त्रावणकोर का शासक जो था वह अंग्रेजों के मिलीभगत में भी था। तो ये तो तत्कालिक कारण बन गए कि भैया जब त्रावणकोर पर हमला होगा वो मेरा साथी है, अंग्रेजों का वो काम कर रहा है, तो अंग्रेज निश्चित तौर से इसको भी साथ देंगे। लेकिन कुल मिला जुला करके अंग्रेजों का निशाना इस पर से नहीं बल्कि इन कारणों से था। आ गया समझ में? अब इस बात को समझ लीजिए। और बात को अगर नहीं समझते चलिएगा एकदम लाइन बाय लाइन, तब आपको कहानी नहीं समझ में आएगा। और जब कहानी समझ में नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, और जब लिख नहीं पाएंगे तो आपका सब दिमाग सादा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इधर क्या हो गया? इन तीनों ने मिल करके, चूंकि बेचारे टीपू सुल्तान को कूटनीति का पता नहीं था, जिसकी वजह से इन तीनों ने और अंग्रेजों ने क्या कहा इन लोगों को कि मैसूर पर किसी भी स्थिति में कब्जा होगा और उसके क्षेत्र हम आपको देंगे। मैसूर का क्षेत्र हम आपको देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? और हर राजा चाह रहा था कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, और क्षेत्र के लोभ में मराठा और निजाम आकर के अंग्रेजों का साथ दिया, और साथ दे करके जो मैसूर का टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला किया हुआ था, तीनों ने एकाएक मिलकर के इन पर हमला बोल दिया।
तीनों ने क्या किया? हमला बोल दिया। इधर से इधर हमला बोल दिया, त्रावणकोर, क्योंकि त्रावणकोर में ही है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? सारे लोगों ने एक साथ मिल करके टीपू सुल्तान को ठीक उसी तरह से घेर लिया जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? जहां मामूली सी एक सत्ता में बैठा हुआ मैसूर का शासक टीपू सुल्तान है, वही एक तरफ बेचारा ये है और दूसरे तरफ से अंग्रेज, त्रावणकोर, मराठा, निजाम, चारों तरफ से घेर लिया। तो एक अकेला शासक क्या करता? इन चारों का मुकाबला कर पाता? जहां अकेले जहां अंग्रेज इतने ताकतवर बन चुके थे, क्या सामना हो पाता इनका? नहीं। और इस लड़ाई में टीपू हार जाता है। और जब ये लड़ाई होता है तो हमला होने के बाद हमला किस पर हो गया? टीपू पर। टीपू सुल्तान पर क्या हो गया? हमला हो गया। और यह जब लड़ाई हुई, और यह लड़ाई कहां हुई? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध इसको कहा जाता है। कौन सा युद्ध? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। पट्टनम का युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो गया? हार गया। टीपू सुल्तान क्या हो गया? हार गया। तीसरा युद्ध में क्या हो गया? टीपू सुल्तान हार गया। और टीपू सुल्तान जब हार गया तो इसके 2 बच्चे थे। कितना बच्चा था? 2 बच्चे। दोनों बच्चों को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। टीपू सुल्तान हार गया, दोनों बच्चों को बंदी बना लिया। किसने? अंग्रेज ने। दोनों बच्चों को इसका क्या कर लिया? टीपू सुल्तान के दोनों लड़कों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंदी बना लिया। बात समझ में आ गई? और कब तक बंदी बना लिया? जब तक कि समझौता न होगा। आ गया समझ में? टीपू सुल्तान जब हार गया तो इसके दोनों बच्चों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंदी बना दिया। और बंदी बना जब लिया तो संधि निश्चित हो गई। बंदी बनाया तो संधि निश्चित हुई। तो एक संधि हुई इन लोगों के बीच में, और यह संधि इसी नाम से हुई जिस नाम से युद्ध हुआ। और इस संधि का नाम हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब जान लीजिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा है। समझ में आ रहा है इतना बात? श्रीरंगपट्टनम की इस संधि में याद रखिए कि क्या हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ? इधर टीपू सुल्तान जब हार गया तो इसके दोनों बच्चों को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। और आप जान सकते हैं कि जब किसी शासक के बेटे को बंदी बना लिया जाए तो उसके साथ क्या हो रहा है, इस बात को सोच करके ही आत्मा दहल जाती है। आ रहा समझ में? इस बात को सोच करके ही पूरा शरीर कांप जाता होगा, है कि नहीं? वहां के लोग तरह तरह के, कोई कहता होगा कि अंग्रेज इन दोनों बच्चों को काट देगा, अंग्रेज कभी भी नहीं छोड़ेगा, अंग्रेज जो है से एकदम हावी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की बातों से और ज्यादा परेशानी होती है उसमें। आ रहा समझ में? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और याद कीजिए, हमने पहले भी हैदर अली को चेताया था कि हैदर अली तुमसे गलती हो गई बाबू। आपसे गलती इसलिए हुई कि जब तुम कर रहे थे तो कब्जा जरूर करना चाहिए था, लेकिन इसने हरजाना लगाया था ना। याद है 50 लाख का? अंग्रेज जब जीते हैं तो अंग्रेज छोड़ते हैं किसी को? बोला कि बदला तो हम लेंगे। और यह उन लोगों का समय था। किसका समय था? किन लोगों का? अंग्रेजों का समय। किनका समय था? अंग्रेजों का। ठीक है कि नहीं? अब किसका समय था? अंग्रेजों का। अंग्रेज का समय था तो अंग्रेजों के पास तो दया थी नहीं।
क्या है, उनके पास दया थी? और इस संधि में पहली शर्त रखा गया कि 3 करोड़, कितना रुपया? 3 करोड़ रुपया दो, 3 करोड़ रुपया दो और अपने दोनों बच्चों को छुड़ा करके ले जाओ। और जब तक रुपया नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दोनों बच्चों को हम छोड़ने वाले नहीं है। आ गया समझ में? तो पहली संधि में क्या हो गया कि 3 करोड़ रुपये का जो हर्जाना है वो हमको दीजिए, तब मैं आपके बच्चों को छोड़ूंगा। क्लियर हो गया? और दूसरा क्या हुआ, हम पहले ही बोले थे ना कि अंग्रेज कब्जा चाहते हैं, आधा मैसूर का आधा राज्य हमको चाहिए। और यही हुआ भी, आधा राज्य जो है अब यहां पर टीपू सुल्तान को देना पड़ गया हर्जाना के रूप में। सोच लीजिए कितनी बड़ी यह बात हुई। एक तो 3 करोड़ रुपया देना है दोनों बच्चों को छुड़ाने के लिए, आ रहा समझ में? और दूसरी तरफ से जो मैसूर है, उस मैसूर का भी अब क्या होगा, टुकड़ा होगा। मैसूर अब तेरे टुकड़े होंगे। अब उसको क्षेत्र चाहिए था। बाकी तो वो लिखबे करता था कि अब हम आपके आंतरिक मामलों में हम विवाद नहीं करेंगे। ये सब तो उसका पुराना डायलॉग है, ये था, है कि नहीं? है ना, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो हम आपका साथ भी देंगे। लेकिन मूल मकसद जो था संधि का, यही दो चीज था। 3 करोड़ रुपया दो, दोनों बच्चों को ले जाओ, और दूसरी मांग थी कि आधा राज्य हमें चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको बताना होगा। अब आधा राज्य का बंटवारा हम कर रहे हैं। अब यहाँ तो अंग्रेजों ने एक वादा भी किया था कि मराठा को भी और निजाम को भी देंगे, याद है ये बात? मराठा को भी और निजाम को भी क्षेत्र देने की बात अंग्रेजों ने की थी कि नहीं की थी? अब देख लीजिए, अब जब आधा राज्य बटेगा तो कैसे बचेगा? 3 भाग में बटेगा। एक अंग्रेज को चाहिए, दूसरा किसको चाहिए? मराठा को चाहिए, और तीसरा किसको चाहिए? निजाम को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अब तीनों मैसूर, आधा मैसूर कब्जा में हो गया किसका? अंग्रेजों का। और अपनी शर्त के अनुसार कर्नवालिस ने अब इन तीनों क्षेत्रों का बंटवारा कैसे किया, और कर्नवालिस इस बात से संतुष्ट था। और कर्नवालिस हमेशा कहता था, बंटवारा के समय भी उसने इस बात को कहा था कि मैं अपने दुश्मनों को नस्ता नाबूद कर दिया है, मैंने अपने दुश्मनों को नस्ता नाबूद कर दिया है, और दोस्तों को ज्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया है। आ गया समझ में? कर्नवालिस क्या कहता था? कर्नवालिस इस युद्ध के बाद कहता था, बंटवारे के बाद कहता था कि मैंने अपने दुश्मनों को नस्ता नाबूद कर दिया है और अपने दोस्तों को ज्यादा मजबूत भी होने नहीं दिया है। किस आधार पर कहता था? देखिए क्यों इस बात को कहा, तो चूंकि अब मैसूर आधा खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? तो दुश्मन को नस्ता नाबूद कर दिया कि नहीं कर दिया? और आधा राज्य ले भी लिया। अभी आधे राज्य नहीं लेगा, अगला युद्ध में पूरा ले लेगा, हड़प लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अंग्रेज कहा कि पहले हमको पहले फरियाने दो कि हम क्या क्या रखेंगे। अब समझ लीजिए कि मैसूर जो ये है, ये जो मैसूर है, ये मैसूर कट गया। अब इधर का पूरा खत्म कहानी हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? इधर जो मालाबार तट है, वह मालाबार तट अंग्रेज लेगा व्यापार करने के लिए। कौन ले लेगा? अंग्रेज। पूरा मालाबार तट व्यापार करने के लिए अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया मैसूर से। आ गया समझ में? दूसरा लिया डिंडीगुल का किला। कौन सा किला? डिंडीगुल का किला। चूंकि यह बात आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों का शस्त्रागार, जहां पे आधुनिक युग का हथियार, गोला बारूद, टैंक, इसी किले में अंग्रेजों का रहता था। तो उसको अपने क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया बहुत अच्छे तरीकों से। तो डिंडीगुल का किला जो है से
यह रख लिया किसके लिए? अपने शस्त्रागार को रखने के लिए। और दूसरा इसने क्या किया कि 12 महल का क्षेत्र, किसका क्षेत्र? 12 महल का क्षेत्र इसने ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज को जो चाहिए था मैसूर से वो निकाल दिया, क्रीम जगह को क्या कर लिया? निकाल लिया। आ गया समझ में? इसने मालाबार तट ले लिया, डिंडीगुल का किला ले लिया, 12 महल का क्षेत्र ले लिया। अब मराठा और निजाम को इसने क्या दिया? तो देख लीजिए मराठा और इसको क्या दिया। तो देखिए यहाँ इसके ऊपर में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी है? तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा जो नदी है, तो तुंगभद्रा नदी के ऊपर का जितना क्षेत्र था, अरे भैया मराठा इधर ही ना है, तो मराठा को इधर ही वाला चीज मिलेगा तब ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब यहाँ तुंगभद्रा नदी है तो इसके ऊपर का जितना क्षेत्र है उसको किसको मिल गया? मराठों को। किसको मिल गया? मराठों को। यानी कि तुंगभद्रा नदी के उत्तरी क्षेत्र मिल गया किसको? मराठों को। और निजाम को इसने क्या दिया? तो निजाम को इसने क्या दिया? तो ये साइड में एक नदी बहती है, इस साइड में, क्योंकि निजाम इधर है तो इसका इधर वाला क्षेत्र ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और दूसरी जो नदी बहती है उसका नाम है पुण्यार नदी या पुनेर नदी, जो कहिएगा से कहिएगा। इसका एक नदी है कृष्णा नदी और दूसरा है पुण्यार नदी। कौन नदी? और बोलिए नहीं रहा, कौन सी नदी? और इसके बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों कृष्णा नदी पुनवार नदी के बीच का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बीच का क्षेत्र। यह किसको मिल गया? निजाम। यह किसको मिल गया? निजाम। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन अब देखिए कर्नवालिस ने चूंकि यही कहा था कि मैंने अपने दुश्मनों को नाबूद कर दिया है, लेकिन अपने दोस्तों को भी ज्यादा मजबूत नहीं हूं। इसका जानते हैं क्या है कहता था? ये बात से इसको समझिए। अपने तो ले लिया बढ़िया चीज, ये भी खराब नहीं था। मराठों के लिए जगह बढ़िया था, निजाम के लिए जगह बढ़िया था, लेकिन ये जब साथ नहीं भी थे अंग्रेजी के, तब भी इन दोनों के बीच में जो युद्ध चलता था हमेशा यह इन्हीं क्षेत्रों के लिए चलता था। और जो क्षेत्र विवाद में था वही क्षेत्र गिफ्ट में दिया कौन? अंग्रेज। न समझे मेरी बात? जो चीज विवादित थी, जो भूमि पहले से विवादित थी, समझ में आ रही बात? जो भूमि पहले से विवादित भूमि थी वही विवादित भूमि अंग्रेजों ने गिफ्ट के तौर पर मराठा और निजाम को दे दिया। और अपने मन में कहा कर्नवालिस ने कि जाओ तुमको ये मैंने गिफ्ट में दिया, फिर से भिड़ते रहो, जिसका जो ज्यादा लड़ेगा शक्ति होगा वो अपना फरियाते रहो, मेरा तो काम निकल ही गया। आ गया समझ में? ये दोनों क्षेत्र का बंटवारा कर दिया, लेकिन ये दोनों निजाम और मराठा आपसे में सब दिन लड़ते रह गए। आ गया समझ में? और लड़ाई लड़ता था तो दोनों अपने में कटता था, मरता था। जो उपज होती थी, जो समृद्धि होती थी इन दोनों की भूमि से, उसी में लगता था। तो अंग्रेज इन दोनों को पनपने भी नहीं दिया और यहाँ टीपू सुल्तान को नस्ता नाबूद भी कर दिया। आ गया समझ में? तो कर्नवालिस ने कौन सा काम किया था समझ में आया? तभी नहीं बतिया कहता था। आया समझ में? तो जब इतना हो गया तो उसके बाद की स्थिति समझ लीजिए कि मराठे और निजाम के बीच में तो लड़ाइयां चलती रही इस भूमि को लेकर के। और इस तरह से 1792 में, कब? 1792 में क्या कर दिया गया? मैसूर को छिन्न भिन्न कर करके 1792 में मैसूर को छिन्न भिन्न करके है ना, युद्ध की समाप्ति कर दी। युद्ध की
समाप्ति कर दी। और इस तरह से आप देखेंगे, है ना, जो युद्ध की समाप्ति कर देंगे। और इस तरह से देखेंगे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के हारने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मजा आया सबको? सबसे पहले यहां स्टॉप कीजिए तो चौथा हम वीडियो बना देंगे आज ही।